नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस टॉक्स विद सूर्या सिन्हा में। आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है पंकज गुप्ता जी। जी हाँ, पंकज गुप्ता जी कस्टम ऑफिसर रह चुके हैं। काफी साल उन्होंने अपनी जिंदगी की नौकरी में बिताए हैं और कई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी काम कर चुके हैं, मगर एक लंबे समय से फॉरएवर में जुड़े हुए हैं और फॉरएवर के एक सच्चे सिपाही बने हुए हैं। और आज की तारीख में वो हम लोगों के बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनके जवाब देंगे पंकज गुप्ता जी। तो इस वक्त मैं चाहूंगा आप लोगों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए पंकज गुप्ता जी का। पंकज गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम। जी हाँ, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया हैं पंकज जी, आपको देखकर मैं और ज्यादा अच्छा हो गया। सो नाइस ऑफ यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विनर्स ट्रैक परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप एक ऐसे व्यक्ति की संरक्षण में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं जिनको ना सिर्फ फॉरएवर इंडिया जानती है, ना सिर्फ फॉरएवर ग्लोबल जानता है, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े दिक्कत जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब पर्याय है सूर्य सिन्हा। जब हम बातें करें नेटवर्क मार्केटिंग नाम को लेकर के, तो सूर्य सिन्हा पर्याय है। तो आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनकी सरपरस्ती में इतने बढ़िया बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो इस बात के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और सर, ये मेरा सौभाग्य है एक्चुअली कि आज आपने मुझे मौका दिया अपने साथ इन पलों को बिताने का, क्योंकि ये एक ऐसा पल है मेरे लिए भी जो इनफैक्ट मेरे जीवन में यादगार पल है। आप लोगों के साथ और खास तौर से आपके इस चैनल के लिए इंटरव्यू देने का ये मौका आपने मुझे दिया है। मैं तहे दिल से इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज जी, रियली। यहाँ आपने मेरी तारीफें कर दी, मुझे आपकी तारीफें करनी चाहिए थी। असल में मैंने आपको यहाँ पे जो बुलाया, आप तारीफ के हकदार आप हैं। रियली दिल से मैं आपका बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ शुक्रगुजार हूँ। और आपको मैं ये मानता हूं कि फॉरएवर के एक सच्चे सिपाही अगर कोई है फॉरएवर के अंदर, अगर मेरे से कहा जाए कि आप एक जने का नाम लो, तो उस एक जने में सबसे पहला नाम यदि मैं किसी का लूंगा तो उसका नाम होगा पंकज गुप्ता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपका बड़प्पन है सर। अच्छा पंकज जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा, आप अपने जीवन की बचपन से जो शुरुआत जो हुई, कुछ अपनी बचपन की कुछ अच्छी कहानियां, बातें और जवानी तक का जो समय बीता, कुछ शब्दों में, थोड़े शब्दों में बताएं जरा, वो समय आपका कैसा बीता? सर, मेरा बचपन बड़ा लाजवाब बीता। इनफैक्ट मेरे बचपन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं कल की बातें, कल भी मैं मेरे बचपन की कुछ चीजों को याद कर रहा था, क्योंकि कभी भी ना आपको अपना, मेरा मानना है और मैं सबको रिकमेंड करूं, कभी भी आप अपने बेस को मत छोड़िए। अगर आप अपने बेस को नहीं छोड़ेंगे तो एटलीस्ट आपके साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली भविष्य में। तो सर, मेरा जो बचपन था वो बहुत मुफलिसी में, बहुत गरीबी में बीता था। मैंने मेरे बचपन का, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पर। तो मैं जिस परिवार में मेरा पैदा हुआ वो बहुत ज्यादा अमीर मतलब कहना चाहिए लोअर मिडिल क्लास से भी शायद लोअर होगा। और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फादर साहब जो है एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। अच्छा। और उसकी वजह से सैलरी कम थी। अब जब सैलरी कम थी तो कुछ ना कुछ तो आपको साइड में करना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारा घर था वो बहुत छोटा घर था और उसमें भी हमारे 3 फैमिली रहते थे। हमारे पापा जी की फैमिली, देन हमारे चाचा जी की एक फैमिली और एक ताऊ जी की फैमिली। तो कुल मिलाकर के 16-17 लोग उस घर में रहा करते थे। और जो हमारे हिस्से का कमरा था, मैं आपको बताऊं सर, वो सिर्फ 10 स्क्वायर फीट का था। अच्छा। और वो 10 स्क्वायर फीट का जो कमरा था उसमें भी छत पर एक छेद था सर। क्या बात है। और उस छेद के बारे में मुझे आज भी ध्यान आता है। जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त, तो यहाँ मानसून की वजह से बारिश होती है। तो हम लोग एक बर्तन, भगोना होता है सर, मुझे पता नहीं आपके यहाँ बंगाल में उसको क्या कहते होंगे, एक बर्तन होता है, तो हम उसको रख देते हैं ताकि पानी उसमें गिरे और हम सब लोग, चारों लोग आराम से उस कमरे में सो सकें। आपको जानकर आश्चर्य होगा सर, मेरे जीवन में बल्ब नाम की चीज मेरे कमरे मैंने 8th स्टैंडर्ड में देखी थी सर। उससे पहले मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा हूं मैं। तो और गरीबी का ये आलम था सर कि वो जो सैलरी पापा को मिलती थी उससे काम नहीं चलता था। तो हम लोग बचपन में ना वो आते हैं सर, आजकल फिर से चलन हो गया है एनवायरनमेंट सेव करने के लिए कि साहब आप पॉलिथीन से बचिए। तो आप देख रहे होंगे आजकल कागज के लिफाफों का प्रचलन वापस आया है। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे सर कि अखबार की रद्दी खरीद करके लाते थे और उनके 96 का एक पैक बनता था, 100 की जगह 96 का एक पैक बनता था। और वो पूरी की पूरी 96 के उस पैक को बेच करके कुछ हद तक थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते। मैंने घर का खर्चा चलाने का एक सोर्स हमारा वो लिफाफे बना करके बेचना है। समझा।
और धीरे धीरे सर जब इसी वजह से फायदा क्या मिला कि धीरे धीरे जब मैं ग्रो कर रहा था तो मुझे लगा कि यार अखबार के लिफाफे बनाना एक काम है, दूसरी तरफ क्यों ना कुछ और सोचा जाए। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना सर, वो वहां से शुरुआत हो गई। इसलिए मैं मेरे संघर्षपूर्ण बचपन को भी हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि उसने मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। हुआ क्या सर कि 8th स्टैंडर्ड में आते आते, जैसे मैंने आपको बताया कि बल्ब का आविष्कार मेरे लिए तब हुआ था, तो ऐसे ही क्या हुआ सर कि मैं थोड़ा कॉमिक्स पढ़ने का शौकीन था। उन दिनों पापा जो है हमारे सर 10 पैसे एक वीक में देते थे हमको। अच्छा। और उस 10 पैसे को मैं इकट्ठा करता था। तो क्या हुआ कि जब मेरी 8th की समर वैकेशंस हुई तो उस समय मैंने कुछ कॉमिक्स खरीदे सर। 25 पैसे का एक कॉमिक खरीद करके हम रद्दी वाले की, चूंकि हमारे संपर्क थे तो रद्दी वालों के आते, तो 25 पैसे का एक कॉमिक करते करते मेरे पास 7 या 8 कॉमिक्स हो गए थे सर। तो मैंने समर वैकेशन में 7 या 8 उन कॉमिक्स को लिया, एक तार बांधा बाहर, हमारे घर के बाहर एक चबूतरा था, तो उस पर मैं बैठा और एक साइड में दीवार पे तार बांधा कील से, और उस 7-8 सर जो कॉमिक्स थे उनको लटका दिया और उनको मैं किराए पे देने लगा। अच्छा। और समर वैकेशंस मेरी पूरी हुई 8th की, तो एक शौक सा था, मान लीजिए कि समय पूरा हो जाता, सुबह से शाम तक बैठे हैं तो वो समय भी पास हो रहा था। 8th में मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए सर, उससे मेरी 8th स्टैंडर्ड के बाद जो आगे पढ़ाई थी उसमें थोड़ा सा योगदान किया मैंने। फिर 9th की जब समर वैकेशन आई तो वो जो कॉमिक्स थे थोड़ा और इकट्ठे हो गए थे, इस बीच में वो जो एक शौक लग गया था कि अब क्या 9th की समर वैकेशन में थोड़ा सा और कॉमिक्स इकट्ठे करूंगा। तो करते करते, जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने क्या किया सर कि मुझे ध्यान है कि ग्रेजुएशन तक की मेरी पढ़ाई उन्हीं कॉमिक्स से, उसी छोटी सी लाइब्रेरी से हुई। और हुआ ये लाइक सर कि मैंने जब मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था तब तक का मेरा पूरा खर्चा जो था पढ़ाई का वो वहां से हुआ मेरा। क्या okay? और मैंने जब ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के बाद, चूंकि थर्ड ईयर के बाद मेरी नौकरी लग गई थी, तो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक आते आते मेरे पास करीब 700 कॉमिक्स थे सर और 150 नॉवेल्स थे। सो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप थी और वो जो संघर्ष मैंने जीवन में देखा, उसने मुझे आगे बहुत सारी चीजों के लिए प्रेरणा दी सर। बहुत बढ़िया, आपकी कहानी तो पूरी फिल्मी टाइप की है। बना लीजिएगा सर, आप तो ऑलरेडी फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो जैसे अभी आप अपनी कहानी बता रहे थे तो लग रहा था किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं आप। मैं आपसे जानना चाहूंगा पंकज जी, आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका जो शुरुआत हुई कैसे हुई? सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शुरुआत का एक बड़ा कारण रहा सर, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मैं एक्चुअली 1988 में मेरा सिलेक्शन हुआ था सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। वेरी नाइस। मैंने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सर हुआ क्या कि वहां मैंने करीब 2 साल 8 महीने वहां पर जॉब किया, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस जॉब से। अब वो सेटिस्फाइड कह सकते हैं, होम सिकनेस भी हो सकती है रीजन। और ये वो दौर था सर जब नौकरियां मिलना, इनफैक्ट आज तो मुश्किल है लेकिन तब भी बड़ा मुश्किल होता था। और सीआरपीएफ की उस जॉब को मैं नौकरी को छोड़ करके सर और घर वापस आया था। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस सर कि उन दिनों चूंकि फोन्स होते नहीं थे, मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने मेरे पापा को ये बताया आकर के कि पापा मैं जॉब छोड़ आया हूँ। तो उन्होंने कहा तूने छोड़ी है तो कोई वजह होगी, चिंता मत कर, आई एम विद यू। जनरली क्या होता है सर, पेरेंट्स हमेशा इस बात को तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका बच्चा नौकरी छोड़ दे, वो भी सरकारी नौकरी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी। उनको इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि डोंट वरी, इफ यू हैव डिसाइडेड देन इट्स ओके टू मी। देन सर घर पर आकर के थोड़ा पढ़ाई की, फिर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सिलेक्शन हुआ और वहां मैं ज्वाइन करने का कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि वो मैंने जॉब किया नहीं। देन 93 में मेरा कस्टम में जॉब लगा। अब जब कस्टम में जॉब लगा तो उसके बाद क्या हुआ सर, फिर शादी हो गई, शादी के बाद फिर बच्चे हुए। तो वो जो एक नौकरी से सैलरी मिलती थी सर, तो वो क्या हुआ धीरे धीरे 4 लोगों में बढ़ गई सर। अच्छा। अब आमदनी का जरिया एक और उसका डिस्ट्रीब्यूशन 4 जगह हो रहा है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैं कहा भी करता हूं स्टेज से कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको बेसिकली भूखे नहीं सोने देगी कभी, लेकिन जिंदगी में आप तरक्की नहीं कर पाओगे कभी। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप तो वो हमेशा साथ रहती थी, उसकी भावना को कभी मिस नहीं होने दिया। तो ईयर 99 की बातें हैं सर, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरे एक दोस्त हैं जिनका मैं बड़ा सम्मान करता था, तो उन्होंने बाय द वे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और नेटवर्क मार्केटिंग की एक कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनी उसके बारे में मुझे बताया। जब उन्होंने बताया, आपको यकीन नहीं आएगा सर, वो बिजनेस नहीं करते थे, वो किसी अपने दोस्त के लिए रिकमेंड कर रहे थे। मैं उस मीटिंग में जिसका उन्होंने रेफरेंस मुझे दिया, मैं वहां अटेंड करने गया एंड वहां उस कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां सीखा बहुत, वहां मैंने ट्रेनिंग्स बहुत ली और मैंने एक बात सीख ली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए, मुझ जैसे आम इंसान के लिए
बहुत ही परफेक्ट एक साधन है, एक ऐसा रास्ता है जिसपे चल करके मैं या मुझ जैसे असंख्य लोग अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको मेरा पास्ट बताया सर, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं थी, कोई ऐसा बैकग्राउंड सॉलिड नहीं था कि मैं सोचूं कि नहीं साहब मेरे पास तो है और मैं अपनी जिंदगी को आराम से चला लूंगा। मेरे पास सिर्फ एक नौकरी थी और उस नौकरी का मैंने आपको बताया कि एक नौकरी से मिलने वाली सैलरी 4 लोगों में बट रही थी, तो बहुत कुछ था नहीं। तो मैं ये बताना चाहूंगा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग को जब मैंने स्टडी किया तो मैंने एक बात पाई कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और आज की डेट में तो आप जान ही रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा साधन बन चुका है जो सामान्य का खास के लिए बहुत बड़ा बिजनेस होता जा रहा है। सर जहां तक मैंने सुना है, आप कस्टम में थे और वहां पर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे। जी सर। तो जब कस्टम में थे, आप एक इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे, एक ऑफिसर रैंक में थे, तो आपकी तो सैलरी अच्छी रही होगी। फिर एक आम इंसान से तो आप ऊंचे ही थे। आप एक कस्टम में ऑफिस में इंस्पेक्टर रैंक में थे, तो आम लोगों का तो सपना होता है यहाँ तक पहुंचना, और सपना पूरा नहीं होता है। लोग तो बड़े बड़े लोग सपना देखते हैं और कस्टम में जाके इंस्पेक्टर बनना, ऑफिसर बनना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे आप साधारण कैसे कहते हैं? मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे स्पॉन्सर स्वर्गीय श्री जेके गुप्ता जी का, आप उन्हें भली भांति जानते ही हैं। वो एक बात कहा करते थे, और अच्छी बात है सर, एक्चुअली मेरे साथ सफलता कभी मेरे दिमाग में नहीं बैठी सर। वो हमेशा कहते थे कि पंकज भाई, सक्सेस एक वो चीज है जो अपने साथ अपनी एक सौतेली बहन को लेके आती है, उसका नाम है घमंड। तो एक्चुअली मैंने कभी ये माना ही नहीं सर अपने आप को। यस, मैं जानता हूं सर कि मैं इंस्पेक्टर कस्टम था, लेकिन मैंने कभी माना नहीं सर उसको। मैं जानता था आई वाज इंस्पेक्टर कस्टम, बट मैंने उसे कभी माना नहीं। अच्छा, उसका फायदा मिला मेरे को सर, क्योंकि जब आप एक इतनी अच्छी रेपुटेड पोस्ट पर होते हो, जब आपको ना जाने कितने सारे लोग सैल्यूट करते हैं। अच्छा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरी कदकाठी भी ऐसी थी, जब मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन करके गाड़ी में बैठता था और मेरे ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला करके ले जाते थे मुझे, तो कई बार इवन जो लोकल पुलिस के सब इंस्पेक्टर है मुझे सैल्यूट कर देते थे। क्या बात है। लेकिन मैंने कभी इन चीजों को अपने यहाँ नहीं आने दिया। समझ रहा हूं। उसका फायदा क्या मिला मेरे को सर, कि मैं किसी एक आम आदमी को भी बिजनेस में आते समय कभी ईगो नहीं आती थी मेरे सामने। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं सर, जब नौकरी करता है ना बंदा, ये सॉरी जितने भी लोग नौकरी करते हैं मुझे माफ करिएगा, मेरे जितने भी दोस्तों को मैं जानता हूं सर जो नौकरी करते हैं, मैंने देखा कि उनके साथ क्या समस्या थी, ईगो फैक्टर आ जाता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, जितने भी आप लोग इस इंटरव्यू में हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और इसका फायदा मुझे क्या मिला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी इस चीज को यहाँ नहीं आने दिया। मैं लोगों से आराम से मिलता था। वरना क्या होता है, एक सरकारी कर्मचारी, वो भी इस ओहदे पर आने के बाद, यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मेरी सैलरी करीब 80-85 हजार रुपए महीना थी। तो होता क्या सर, इस ओहदे पर रहने के बाद बंदे को क्या लगता है, अरे यार मैं क्या लोगों से बात करूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ रही लोगों से बात करने की। तो वो ईगो नहीं आई सर इस वजह से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप जॉब कर रहे थे, जॉब में और अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप फुल टाइम आ चुके हैं, आपने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, अच्छी जॉब कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे थे, आपने रिजाइन क्यों किया आप? सर 2-3 वजह है सर। पहले तो अगर हम रिजाइन करने की बात करें सर, क्या था कि मैं मेरे जॉब को बदस्तूर कर रहा था और बड़े बिंदास तरीके से कर रहा था। लेकिन कहीं ना सर, जब आप एक मकाम पर पहुंच जाते हो, एक पोजीशन पर पहुंच जाते हो, वहां के बाद आपको लगने लगता है फॉरएवर को, चूंकि मैंने 12 साल लगातार जॉब करने के साथ साथ में फॉरएवर करने के बाद मैंने निर्णय लिया था सर कि अब मैं अपने जॉब को क्विट कर रहा हूं। माने ये एक ऐसा निर्णय है जिसको मैंने रातों रात नहीं लिया। बहुत से लोग सर दीवानगी में ऐसी गलती करके, मैं रिकमेंड करूंगा कभी ऐसा मत कीजिए। मेरे गुरु कभी नेटवर्क मार्केटिंग में कराए हैं दूसरी कंपनी में, उन्होंने एक बात बोली थी कि जिस समय आपकी सैलरी का लगातार अगले 6 महीने तक, गौर से सुनिएगा, उन्होंने बोला था जितनी आपकी सैलरी आज है, अगर आपकी सैलरी का डबल अगर आपको 6 महीने आ रहा है, तब आप सोचना शुरू कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम आने का। अब इसका मतलब आप ये मत लगाइए क्या मेरे को डबल नहीं आ रहा था, मेरे को डबल नहीं मल्टीपल टाइम आ रहा था, लेकिन मैं एक राइट टाइम का इंतजार कर रहा था सर। एक्चुअली मैंने रिजाइन नहीं किया, मैंने वीआरएस लिया था, राइट, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के लिए क्या हुआ सर कि जब मेरे 20 वर्ष पूरे हो गए कस्टम डिपार्टमेंट में, क्योंकि 20 साल से पहले आप वीआरएस ले नहीं सकते हो, तो मैंने जैसे ही मेरे 20 साल पूरे हुए, मैंने वीआरएस का एप्लीकेशन लगा दिया। इधर मैंने वीआरएस का एप्लीकेशन लगाया, तो उधर मैंने डैडी को फोन किया, तब तो मोबाइल थे, कि डैडी मैंने वीआरएस की एप्लीकेशन डाल दिया। तो उसी समय क्या हुआ कि 2-3 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे कमीशन अनाउंस कर दिया। अब वो फादर साहब ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा पे कमीशन अनाउंस हो गया है, एक काम कर, कुछ समय के लिए रुक जा। तो वो सर उनकी वो बात मैंने मान ली और मैं कुछ समय और रुका, वरना मैं 20 साल का पूरा इंतजार करने के बाद
नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो चुका था। और उसके पीछे रीजन है सर। देखो सर, जैसा मैंने आपसे कहा, जॉब एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप जॉब का उल्टा करो तो क्या होता है सर? बोझ। तो वो कहीं ना कहीं बोझ तो होता है सर। आपको कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के साथ साथ आप किसी के मातहत काम कर रहे हो। आपको मतलब सरकारी जॉब में तो सर एक और बड़ी गड़बड़ी है, प्राइवेट में तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरा प्राइवेट का अनुभव नहीं है, लेकिन आप चाहे किसी भी जगह हो, आपका कितना ही खुद भी रुतबा कुछ भी क्यों ना हो, इंडिविजुअली आपका कुछ भी रुतबा क्यों ना हो, आपके सामने जो अधिकारी बैठा है, आपको वो बिठाए तो बिठाए, नहीं तो नहीं बिठाए। मैंने रैक्स मॉन की कल्चर को देखा सर, वहां पर क्या बढ़िया कल्चर है, आप खुद ही देखे हुए हो सर। रैक्स मॉन के आप केबिन में जाइए, सामने रैक्स मॉन बैठे हैं, और अगर आप उनके केबिन में हो तो आप खड़े नहीं रहोगे सर। सही बात है। He himself will ask you to sit. अमरजीत दुबी सर के साथ भी यही था सर, हरीश सिंगला सर के साथ भी यही है, देन निकिता के साथ, सबके साथ मतलब ये कल्चर है। जॉब में ये कल्चर नहीं है सर। जॉब में तो आपको खड़े रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज की डेट में तो सर जॉब को लेकर के वैसे इतनी मारामारी हो रखी है, तब आपका प्रश्न बिल्कुल लॉजिकल है कि आपने इतने अच्छे जॉब को क्यों छोड़ा। सर मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है, अब मुझे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलनी, और वो जॉब में रह करके सर उतना संभव, जॉब में रह करके मैं मेरी जिंदगी बदलता जा रहा था, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से अछूता होता जा रहा था। आज मैं आपके साथ ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, जॉब में होता तो शायद नहीं दे पाता। सही कह रहे हैं। समय का अभाव हो जाता है। ये बताइए, सही बताइएगा, सच से बताइएगा, आपने जॉब छोड़ वीआरएस लिया आपने जॉब से, अब आप फुल टाइम फॉरएवर कर रहे हैं, क्या आप इस वक्त फुल्ली सेटिस्फाइड हैं? सही बताइएगा। मेरे शक्ल, मेरी हाव भाव से क्या लगता है सर? पहले तो कहते हैं ना, शक्लें बोलती हैं। मैं सुनना चाहूंगा आपसे। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, एक्चुअली मोर देन फुल्ली सेटिस्फाइड। वेरी नाइस। रीजन क्या है सर कि आज मैं मेरी टीम को ज्यादा समय दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं सर एक बाउंडेशन होती है। देखिए सर, मैं आपको मेरा शेड्यूल बताता हूँ। जब मैं जॉब करता था, मैं सुबह को बहुत लंबे समय से वॉक का आदी हूँ, तो वो वॉक का काम भी रहता था, लेकिन मेरी प्रक्रिया 9 बजे शुरू हो जाती थी तैयार होने की। यानी मेरे पास सुबह के सिर्फ वो 2 घंटे थे, 7 बजे से 9 बजे के बीच में, अगर मुझे टीम से कॉलिंग करनी है। देन फिर शाम को आए सर 6 से 7 बज जाते थे। अब 7 बजे के बाद फिर वो 9-10 बजे तक का ही टाइम है जिसमें आप टीम कॉलिंग कर सकते हो, फिर बाद में लोगों को आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक तो वो समय कम था, दूसरे मुझे अगर टीम के पास कहीं जाना है, चूंकि आप जानते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो वो आपके शहर में नहीं रहता और आपके कंट्रोल में नहीं रहता सर। एक अवस्था मैंने कहा आपके कंट्रोल में भी नहीं है, वो एक्सपैंड होता है। तो उस कंडीशन में सर मेरा मूवमेंट बंद हो गया था, मतलब कम होता था। माने सैटरडे संडे मेरी छुट्टी थी, मैं सिर्फ उन 2 दिन में बाहर जा सकता था, इसके अलावा मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता था। आज की डेट में मैं मेरे परिवार को पूरा टाइम दे सकता हूँ, मैं मेरी टीम को पूरा टाइम दे सकता हूँ, और अपनी मर्जी का मालिक हूँ सर। क्या बात, सबसे बड़ी बात, अपनी मर्जी का मालिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। आप कस्टम में थे, कस्टम में इंस्पेक्टर थे, और साथ साथ आपने फॉरएवर को अपने शुरू किया। जब आपने कस्टम में इंस्पेक्टर होने के बावजूद जब आपने फॉरएवर शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, तो क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते वक्त क्या किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए सर, चुनौती तो करना भी पड़ा और करते रहते हैं, आज भी चुनौतियां चलती रहती हैं। कि चुनौतियां, मेरा मानना है सर, अगर नहीं है तो जीवन में कहा जाता है ना सर कि अगर आपकी जिंदगी में आपका हाथ है, मतलब आप देखते हैं ना लाइफ कैसे चलती है, लाइफ ऐसे चलती है ऊपर नीचे, तो वो अगर प्लेन चलेगी तो उसका मतलब क्या है, लाइफ आपकी रुक गई है, खत्म हो गई। आखिरी सांस लेते समय लाइफ का जो मीटर है वो बिल्कुल प्लेन चलता है। तो चुनौतियां सर ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं आई, चुनौतियां आई। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया तो सबसे पहली तो वही बात आई, अरे यार कुछ और नहीं मिला करने को, कहाँ लग गया यार इस काम में, ये बेकार के काम होते हैं, ऐसे कामों में, मेंबर बनाने के कामों में कुछ नहीं होता, और कहाँ तुम अपनी जॉब को लेकर के अपने नाम को खराब करने में लगे पड़े हो। तो ये पहली चुनौती थी सर। उसके बाद दूसरी चुनौती थी, मार्केट में जाने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो चैलेंज भी आया कि लोगों ने मना किया, और जब मना किया लोगों ने तो लोग एकदम हाँ नहीं करते सर। तो ये चुनौती थी। फिर प्रोडक्ट्स उस कंपनी में महंगे थे, इस कंपनी फॉरएवर में भी महंगे, तो ये एक चुनौती आई। तो चुनौतियां आई, लेकिन मजेदार बात क्या है सर, जीवन में अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो आपको आनंद भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप चुनौतियों से पार पा करके सफलता की मंजिल पे पहुंच जाओगे जब, तो जो आनंद है ना उन चुनौतियों को आप एक्चुअली एंजॉय करोगे। जैसे सर वो आप शायद जीत आपकी में मेरे ख्याल से शिव खेड़ा साहब ने लिखा है, अदरवाइज नेचर का नियम है कि जो तितली जो निकलती है, तो जब वो निकलने का प्रोसेस है वो बड़ा टफ है सर, वो चुनौती है। अगर वो उस चुनौती को झेलेगी नहीं ना सर, तो उसके पंख मजबूत नहीं होंगे। सेम वे, अगर हम चुनौती नहीं झेलेंगे तो सर हम मजबूत नहीं होंगे। चुनौती, मेरा मानना है, इज इक्विवेलेंट टू फाउंडेशन।
द मोर यू फेस चैलेंजेस, द मोर यू आर मेकिंग योर फाउंडेशन सॉलिड सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आप अपनी चुनौतियों के बारे में जब बता रहे थे, आप दूसरों के बारे में बता रहे थे कि उसने चुनौती का सामना किया, उसने किया। ये मैं जानना चाहूंगा, क्या दूसरों की चुनौतियों से इंसान ज्यादा सीखता है और कामयाब बनता है, या अपनी जो चुनौतियां होती है उनको सामना करके उसको ज्यादा अच्छा अनुभव मिलता है? सर दूसरों की जो चुनौतियां हैं वो बेसिकली आपको एक रास्ता दिखाती हैं। तो जब दूसरे की चुनौती की आप बातें करते हैं तो यस, दूसरे की चुनौती को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि आप अकेले नहीं हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो सीखने का जो प्रोसेस है वो जब आप खुद उन चुनौतियों का सामना करेंगे ना सर, तभी आप सीखेंगे। मैंने कहा ना सर कि द मोर चैलेंजेस यू फेस, द मोर सॉलिड फाउंडेशन यू आर एक्चुअली बिल्डिंग फॉर योरसेल्फ। जितने चैलेंजेस आपको आने वाले हैं सर, आज की डेट में जितने चैलेंजेस मुझे आए पूरे के पूरे 20 साल के कैरियर में, तो मुझे ये पता है कि सर मेरी फाउंडेशन भी उतनी ही सॉलिड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं हमेशा अपनी टीम को एक बात सिखाता हूँ, कहता हूँ कि दूसरों को मत देखो, पहले अपने आप को देखो और अपने सामने जो भी परेशानी आती है, जो भी मुसीबत आती है, जो भी चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करो। कि जब आप उसका सामना करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पिक्चर नजर आएगी कि क्या थी, और उसे सामना करने के बाद आप स्वयं को, अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप चुनौतियों का सामना करेंगे, जितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करेंगे, उतने आप निखर के आएंगे और आपके लिए आने वाला रास्ता, जो आगे का भविष्य है, वो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप आसानी से पहुंच पाओगे। तो जो आपने सीखना है, अपने अनुभव से आप ज्यादा सीखते हो। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे अनुभव से, दूसरों के अनुभव से आपको मोटिवेशन जरूर मिल सकता है, मगर अनुभव नहीं मिलता। जब आप खुद आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो एक ऐसा अनुभव मिलता है जिससे आप मजबूत बनते हैं, पर आप मार नहीं खाते। सर मैं ना लेस ब्राउन को सुनता हूँ सर, मैंने एक बार पहले भी आपसे बोला था, एंड ही इज वन ऑफ वंडरफुल स्पीकर। जितने भी लोग इंग्लिश अगर जानते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा उनको जरूर सुनिए आप समय समय पर। तो मैं कल उनका एक वीडियो सुन रहा था। अच्छा। एक्चुअली उनके तो ज्यादा ऑडियोज हैं, वो वीडियो में तो उस समय ज्यादा हुआ नहीं करते थे। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, उसमें मैंने थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया था। एक पुरानी कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। मैं चुनौतियों पर आ रहा हूँ सर, एक्चुअली ये मुद्दा चुनौतियों से रिलेट करूंगा। सीइंग इज बिलीविंग, लोग कहते हैं कि देख करके विश्वास होता है। तो ही सेज कि आई टोटली डिसएग्री टू इट। ही सेज इफ यू बिलीव यू कैन सी इट। उन्होंने ऐसा बोला कि इफ यू बिलीव यू कैन सी इट, क्योंकि ये आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता हूं। पहले आपको विश्वास करना है। अगर आपको विश्वास है, देन वन डे यू आर गोइंग टू सी इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट। मैंने इसमें एक और ऐड किया सर, ही सेड इफ यू बिलीव यू कैन सी इट। मैंने इसमें ऐड किया सर, इफ यू कैन सी इट देन अदर्स विल बिलीव इट। तो पूरा स्टेटमेंट ऐसे है कि इफ यू बिलीव यू कैन सी इट एंड इफ यू कैन सी इट अदर्स विल बिलीव इट। तो आपका रोल क्या है कि उन चुनौतियों को पार करते समय आपको वो विश्वास रखना है कि यस, मैं जानता हूं मेरी मंजिल यहां पर इस बिजनेस में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड है। ये मुझे विश्वास है कि मैं देख रहा हूं उसको और मैं जानता हूं बिकॉज मैं उसको देख रहा हूं। तो एक दिन जब मैं उसको देख लूंगा तो ये मैं जानता हूं लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। एक्चुअली कह रहे थे कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट कॉस्टली हैं। जब ये फॉरएवर के प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, आपको भी सुनने को आया होगा, आपकी टीम के लोगों ने कहा होगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं। जब फॉरएवर के प्रोडक्ट कॉस्टली है तो आपने कैसे टैकल किया, और क्या आप मानते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कॉस्टली हैं? सर देखिए, मैं मानता था। अच्छा। दोनों में अंतर है सर। हाँ हाँ हाँ। जब फॉरएवर मैंने ज्वाइन किया सर, तो उस समय मानता था। शुरुआती दौर में जब हमारे अपलाइन मिस्टर बेदी, उन्होंने सबसे पहली बार हम लोगों को प्लान दिखाया था दिल्ली में। तो मैंने एक बात कही थी, सर ये जो प्रोडक्ट्स है ना दिल्ली में तो बिक जाएंगे, मेट्रो है, और मेरठ तो बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ बड़ा मुश्किल होगा हमें करना। तब उन्होंने एक बात बोली कि पंकज जी, अच्छा मैंने उनका पृष्ठभूमि देखी तो कमोबेश वो भी मेरे जैसी पृष्ठभूमि को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा पंकज जी ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी और मुझे भी प्रोडक्ट महंगे ही लगे थे। फिर मैंने सर धीरे धीरे, अब तो आज की डेट में मैं आप सबको बता सकता हूँ कि आज की डेट में लगभग 16 वर्ष हो चुके फॉरएवर में। मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, फॉरएवर में कुछ कंट्रीज को बात छोड़ देते हैं, वरना पूरी दुनिया में सभी को प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। तो प्रोडक्ट की अगर गौर से देखा जाए तो सर ये प्रोडक्ट जो है, मेरे जिंदगी में जब शुरुआत हुई 2004 में फॉरएवर की, तो उस समय 935 रुपीज का एलोवेरा जेल था। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा सर लोगों को बताने के लिए कि किस दौर में हमने फॉरएवर में बिजनेस किया था और किस तरह से बिजनेस किया। 935 रुपीज का एलोवेरा जेल था उस समय।
अब 935 के इस एलोवेरा जेल को अगर आप गौर से देखोगे ना सर, आज 935 रुपए का मतलब होता है सर उस समय के 935 रुपए, और आज के आपको समझना चाहिए इस तरह से, अगर आप शुगर खरीदें सर 935 रुपए की 2004 में, तो करीब करीब 60 केजी शुगर आ जाएगी। 935 रुपीज की 60 केजी शुगर आ जाती है उस समय। और आज 60 केजी शुगर कितने की है सर? अराउंड 2400 रुपीज की। एलोवेरा कितने का है सर एमआरपी? 1672 रुपीज। तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो आज का एलोवेरा तब के एलोवेरा से बहुत सस्ता है सर। 935 रुपीज और 1672, राइट। दूसरी सर, तब ना तो एलोवेरा को लेकर के लोग ज्यादा जानते थे, वो सिर्फ गमले में उगाने वाले एलोवेरा को जानते थे। दूसरे, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के वाकई बहुत निगेटिविटी थी। फॉरएवर एक नया ब्रांड था और ऐसे में इतना महंगा प्रोडक्ट। तो हुआ क्या सर कि जब ये प्रोडक्ट आया तो मैंने इसकी शुरुआत की अपनी मदर को देने से। और मैं रेकमेंड करता हूं, दो चीजें ध्यान रखिए सभी लोगों से, आपसे नहीं कह रहा सर इस बात को, कि लाइक जब आपके सामने फॉरएवर आएगा तो आप जितने भी सीसी से बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, 1 सीसी से 2 सीसी या ज्यादा से, सबसे पहले खुद कंज्यूमर बनिए एक अच्छा। जब आप एक अच्छा कंज्यूमर बनेंगे तो आपके लिए कॉस्ट फिर समझ में आएगा कि आपकी कॉस्ट जो आपने पे की उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे मैं कभी हाल ही में एक स्पीकर को सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात बताई सर, और वो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रोडक्ट की दो प्राइस होते हैं सर। किसी भी प्रोडक्ट के 2 प्राइस होते हैं। जैसे आप एक सामान खरीद के लाए, सपोज आप एक फोन लेकर के आए, मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन का पहला प्राइस जो है वो है जो उसके डिब्बे पर छपा हुआ है सर, उसके बॉक्स पे छपा हुआ है, वो पहला प्राइस है जो आपने पे किया। अब आप उसको लेकर के आए, आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अब जो रिजल्ट आया, जिसको आपने यूज करने के बाद महसूस किया, वो रिजल्ट उसका दूसरा प्राइस है। मेनी टाइम्स आपने उस मोबाइल को कहा, अरे यार लुट गए। जब आपने कहा लुट गए तो वो आपके लिए चाहे सस्ता भी था, वो महंगा हो गया। और जब आपने कहा यार मजा आ गया, तो बेशक आप बाजार से महंगा खरीद के लाए, लेकिन उसकी रियल वैल्यू उसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में सस्ती हो गई। तो ये हर किसी चीज में होता है सर, ना सिर्फ मोबाइल में, ना सिर्फ सब्जियों फलों में, ये हर चीज पे होता है। सेम इज फॉरएवर प्रोडक्ट। जब आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, इन प्रोडक्ट्स की शुरुआती दौर की कॉस्ट आपको महंगी लगती है, लेकिन जब आप इनको यूज करेंगे तो हर प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट आपको उसकी वैल्यू को बताएंगे। तो वैल्यू मैटर्स है एक्चुअली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं इंडिया के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर। आप फॉरएवर को किस जगह पे आप काउंट करते हैं? यदि लेवल काउंट किया जाए तो किस जगह पे आप काउंट करते हैं फॉरएवर को? सर देखिए, पहली चीज तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस जिसमें ना जाने एक नहीं कितनी सारी कंपनी आई हैं और आती रहेंगी। राइट। फॉरएवर के साथ जब हम तुलना करें किसी भी कंपनी की, और मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं फॉरएवर कर रहा हूं, मैंने सर उससे पहले भी ऑलरेडी 3 कंपनियों में काम किया है। ओके, मैं इस बात को अपने उस अनुभव के आधार पे भी कह रहा हूं जो पिछले 20 वर्षों से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में है। सर मैं 1999 में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा, अभी मेरे 21वें साल में मैं एंटर कर चुका हूं। तो मैं उस अनुभव के आधार पे भी आपको बता सकता हूं सर कि व्हाई फॉरएवर इज द बेस्ट कंपनी। देखिए सर, प्रोडक्ट्स फॉरएवर के पास द बेस्ट है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बड़े से बड़े लीडर से बात कर लेना, वो अपनी कंपनी की 1000 बातें बताएगा, लेकिन एक बात वो आपसे भी बोलेगा, सर आपके प्रोडक्ट का तोड़ नहीं है। सही बात है। दूसरी, मार्केटिंग प्लान सर, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है सर, वो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जितनी भी कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा 30 to 40% पैसा बांटती हैं सर, मैक्सिमम कह रहा हूं सर ये मैं आपसे, चाहे वो कितनी भी कंपनीज को आप जानते हैं। फॉरएवर बिल्कुल ठोक बजा करके 70% पैसा बांटती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तीसरा, मैनेजमेंट। फॉरएवर का जो मैनेजमेंट है सर, उसका कैसे कोई सामना कर सकता है? 160 देशों में आप एलोवेरा बना करके पूरे 160 देशों में वहीं से भेज रहे हो। बिल्कुल सही बात। कोई आसान काम थोड़ी है सर। बेशक आज की डेट में हमने कल से नई एक शुरुआत की अपनी फॉरएवर एसेंशियल किट ला करके, लेकिन अपने न्यूट्रिशंस को नहीं छेड़ रहे, वो तो वहीं से आने हैं। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहीं से आने वाले हैं, और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, 160 देशों में सर। ये टॉप मैनेजमेंट ही कर सकता है, क्वालिफाइड मैनेजमेंट ही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात सर, मेरा मानना है सर, किसी भी कंपनी को उसकी 2 चीजों से पहचानना चाहिए। बाकी सारी चीजें मैंने बताई, उसमें ट्रेनिंग भी आती है, वी आर द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग कंपनी, लेकिन 2 चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा सर। पहली है नीति और दूसरी है नियत। वेरी नाइस। मैंने जितने भी पैरामीटर्स हैं आप उनको चेक कर लीजिए, लेकिन ये जो 2 पैरामीटर्स मैं आपको दे रहा हूं सर, नीति और नियत,
ये किसी भी कंपनी में आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाई आई से कि फॉरएवर इज द बेस्ट कंपनी। नीतियों की बात करते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं सर। फॉरएवर की पॉलिसी हमेशा हमारे फेवर की पॉलिसी है। राइट। मैंने जब ज्वाइन किया सर, मेरा चेक 471 रुपए का था पहला, 471 का। मैंने एक सीसी डाला था। आज की डेट में आप एक सीसी डालते हो सर, मतलब मैंने अपने नोवस कस्टमर का एक सीसी डाला था। आज आप एक सीसी डालते हो 3,000 रुपए आते हैं अगर नोवस कस्टमर का डालते हो, राइट। देन इसके बाद फिर नीतियों की और बातें करें तो आप देख लीजिए इंटरनेशनली कितने सारे चेंजेस हुए हैं। चाहे आप ईएमआर में चले जाइए, चाहे आप ग्लोबल रैली में चले जाइए, आप सीबीक्यू में चले जाइए, चाहे आप रीस्पॉन्सिंग प्रोसेस में चले जाइए, नोवस कस्टमर प्रोग्राम में चले जाइए, तो जो नीतियां हैं वो हमेशा हमारे फायदे की। जैसे चेयरमैन बोनस हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थोड़ी ना, बिजनेस मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं था। 90s के दौर में इसको रेक्समॉन ने कहा मैं मेरे टोटल टर्नओवर का 3% पैसा क्वालिफाइंग डिस्ट्रीब्यूटर एफबीओस को दूंगा, यही तो बोला सर। अब ये सोचिए सर, 3% पैसा अगर सिर्फ 100 रुपए का है तो 3 रुपए होता है, लेकिन अगर 25,000 करोड़ रुपए का है ना सर तो 750 करोड़ रुपीज होता है। अब वो 2 से 3 दिन में बांट देते हैं। सही बात है। तो ये नीति और नियत की बताऊं सर आपको, मेरा व्यक्तिगत आकलन है सर, ये आप सब लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं सर। एक रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन होता है, जब उसमें सबसे पहली बार जाते हैं सर, तो वहां बड़ा मजा आता है सब कुछ खाने में। जब पहली बार जाते हैं इनॉग्रेशन के आसपास के, बड़ा मजा आता है खाने में। उसी रेस्टोरेंट में याद करिए आप 3 महीने बाद जाते हैं, तो आप देखोगे कि क्वालिटी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन हो गया है। बिल्कुल। मैं हर रेस्टोरेंट की भी बात नहीं कर रहा, मैं मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स की लगभग ऐसा ही होता है। फिर आप उसी रेस्टोरेंट में 3 से 4 महीने बाद दोबारा जाते हैं, आप कहते हैं यार ये तो बेकार हो गया है। क्या हुआ वो समझिए सर, जिस समय उसने अपने रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया उस समय उसने अच्छे अच्छे मेवाओं का इस्तेमाल किया, अच्छे मसालों का इस्तेमाल किया, अच्छे आटे का इस्तेमाल, अच्छी मैदा का इस्तेमाल, अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल किया। 3 महीने बाद उसकी नीयत में थोड़ा सा खोट आया, मुझे माफ करिएगा प्लीज अगर आप में से कोई रेस्टोरेंट बिजनेस को डील करता है तो उसकी नीयत में खोट आया। उसने क्या किया, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया। अगले 3 से 4 महीने बाद फिर उसकी नीयत में खोट आया, उसने फिर कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया। सर मुझे 16वां साल है फॉरएवर में, मैं रिकॉर्ड बताता हूं पिछले 16 साल में प्रोडक्ट्स में अगर रिफॉर्मुलेट भी हुए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया रेक्समॉन ने। तो ये नियत है। तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो नीति और नियत में फॉरएवर नंबर 1 ही आएगी आपके सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा भी यही मानना है। जी सर। आपने तबीयत खुश कर दी इस जवाब को देकर, क्योंकि अगर कोई मेरे से ये बात पूछता है ना कि किस हिसाब से पाते हो, तो मैं तो एक ही बात सर कहता हूँ कि मैं फॉरएवर की तुलना नहीं करना चाहता किसी कंपनी से। अगर ऐसा करता हूं तो मैं फॉरएवर की इंसल्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने फॉरएवर जो है ना भगवान है, और भगवान की तुलना किसी इंसान से नहीं, किसी से भी नहीं की जा सकती, किसी से भी नहीं की जा सकती। तो फॉरएवर भगवान है और बाकी कंपनी यदि इंसान है उनसे मैं तुलना नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। फॉरएवर आसमान है और आसमान की मैं जमीन से तुलना नहीं कर सकता। ठीक, वैसे भी सर एक बात और है ना, आपकी बात से मुझे छोटा सा स्टोरी, फनी सी स्टोरी याद आई कि एक बार क्या हुआ कि कई सारे कुत्ते खड़े थे, डॉग्स, और डॉग्स खड़े थे, एक रेस स्टार्ट होने वाली थी और उन्हीं के बीच में एक शेर खड़ा हुआ था। तो जैसे ही स्टार्टअप के लिए फायर किया गया तो सारे कुत्ते भाग पड़े, शेर वहीं का वहीं रहा। तो किसी ने कहा भाई क्यों नहीं भागा? बोले भाई कंपटीटर भी तो सॉलिड होना चाहिए। सही बात है, सही बात है, सही बात, सही बात है। So the point is कि yes, you are right, sir. We cannot compare. In fact, I'm not talking about comparison, but I'm saying is कि yes, why forever is the best. साथ ही साथ एक चीज और है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं करीब 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने एक चीज देखा, जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आ रही है ना, सब कॉपी कर रही है, नकल कर रही है फॉरएवर का, फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान का, फॉरएवर के सिस्टम का। देख रही है फॉरएवर कैसे काम करती है, कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस हिसाब से सिस्टम है, यहां तक कि मार्केटिंग प्लान टोटली कॉपी कर रही है। तो यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, 1000 भेड़ भी यदि हो और वो शेर की खाल पहन लेना, तो भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। शेर शेरी है, शेर खाल पहन लेने के बावजूद वो नहीं हो सकता, शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। 1000 हो जाए, शेर शेरी रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया रहा सर। सर ये बताइए, आपको इतना लंबा समय आपको फॉरएवर में बीता जी, इतना समय बीता, आपने काफी उतार चढ़ाव देखे, सफलताएं भी देखी होंगी बहुतों की, बहुतों को गिरते भी देखा होगा। अब ये बताइए, यहाँ पर फॉरएवर में
टिके रहने का, ग्रो करने का क्या ऐसा रहा तरीका है, कुछ बताइए। सर, जब हम बिजनेस में टिके रहने की, रिटेंशन की बात करते हैं, हाँ। तो सबसे पहले तो एक फैक्टर आता है बिलीफ फैक्टर। अगर आपको इस बात का बिलीफ है कि यस, मैं जहां पर हूं वो बहुत अच्छी कंपनी है, मैं जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ वो बेस्ट प्रोडक्ट है, और जो मेरे अपलाइन है वो मेरी प्रगति चाहते हैं, मेरी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो सिर्फ आपको टिके रहने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। लेकिन सिर्फ टिके रहने से काम नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको परफॉर्म भी करना होगा। आपकी गति बड़ा मैटर करती है सर, इंडिविजुअली, कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, टिक करके काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने चेक को बढ़ाने के लिए काम करना होगा, आपको अपने लोगों से मुलाकातें करनी होंगी, यानी कि ये सब काम करते रहना होगा। चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो मैं पंकज गुप्ता हूं, चाहे सूर्य सिन्हा हो, या दुनिया की कोई भी और बाकी जितने भी लोग आप जानते हैं जिन्हें आप सफल कहते हैं, वो सब लोगों ने ना एक काम जरूर किया, उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने बिलीव किया, लेकिन उन्होंने एक्शन भी किया। तो टिके रहने के लिए आपका परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप परफॉर्म करेंगे, अपने चेक को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो यकीन मानिए आपके टिकने के साथ साथ आपको लोगों को चुनौती देने के लिए एक चीज होगी। तो आप अपनी ग्रोथ के लिए भी काम करिए, और मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा हर किसी व्यक्ति को कि आप अपने अपलाइंस के संपर्क में रहना सीखिए, कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता की कुंजी है, की है, वो आपके अपलाइन के पास है। और अपलाइन का नाम भी मैं चेंज कर बताना चाहूंगा, कौन है आपका अपलाइन। अपलाइन दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जो आपकी एलओएस में आपसे ऊपर आते हैं, दूसरे वो लोग जो कि लाइक एक्टिव अपलाइन है, मतलब जो एक्टिवली बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के शरण में रहिए, साथ में रहिए, उनके सानिध्य में रहिए, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आपके बिजनेस में सक्सेसफुल अपलाइन है। आप ऐसे लोगों को टारगेट करिए अपलाइंस में, और उनके सानिध्य में रहना सीखिए। तो आप यकीन मानिए इन सबके साथ आप टिके रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे, और आप लोगों के सामने एक मिसाल बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा। अक्सर मैंने देखा है जब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग होते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोगों के उदाहरण ज्यादातर दे देते हैं, कि जैसे अभी आपने भी कई बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लिया। क्या हम लोगों के लिए बेहतर नहीं रहता है कि हम जिस क्षेत्र में, यदि फॉरएवर में रॉल्फ किप का, जेरी लीच का, या अपने ही नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर में जो लोग कामयाब हुए हैं, कैसे कामयाब हुए हैं, उसके बारे में पता करें और वो एग्जाम्पल हम अपनी टीमों में पेश करें। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है और मैं जानता हूं सर, ये नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना सर कि हर किसी के साथ अपनी अलग अलग स्थिति और परिस्थिति होती है। नवाजुद्दीन साहब का जैसे मैं आज आपसे नाम ले रहा हूँ, क्या हुआ कि लेस ब्राउन को मैं रोजाना सुनता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला था। तो होता क्या है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें घूमती रहती है, और चूंकि वो घूमती है तो आपके सामने आएंगी। यस, आज की डेट में, और आज ही नहीं, ना जाने कब से, और इनफैक्ट आप नाम की बातें करें तो ऐसे बहुत सारे नाम है नेटवर्क फॉरएवर लिविंग के अपने बिजनेस में, जहां पर की बड़े बड़े नाम है, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, क्योंकि ये आपके संपर्क में रहते हैं। लेकिन क्या है सर कि यहाँ पर मैं एक बात जानता हूं कि जैसे मैं जिन लोगों के नाम आज ले रहा हूँ या हमेशा लेता हूँ, तो वो बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि लाइक अपने को प्रूव कर चुके हैं हर जगह पर, राइट। तो आप किसी का भी नाम ले सकते हैं जो आपको लगता है कि यस, मुझे ये नाम लेकर के लोगों को समझाने के लिए आसानी हो। मेरा कहने का मतलब ये था, सपोज जब हम फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, जब फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जितने हमारी टीम के लोग हैं, वो फॉरएवर में जो लोग कामयाब हुए हैं, कैसे कामयाब हुए हैं, वो उनके लिए ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल रहेगा, या दूसरे क्षेत्र के किसी व्यक्ति को नाम को हम लेके आते हैं यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए, वो अच्छा रहेगा? मैं दोनों तरह से बोलूंगा सर। जैसे अभी हाल ही की बात है, मैं अपनी मुझे ध्यान नहीं किसी के साथ मैं इंटरव्यू सेशन में ही था, तब मैंने एक एग्जाम्पल लिया था सर, वो तो मिकलॉस बर्किस का। क्या है ना सर कि वो जब आप कभी भी ऐसी जगह पर बैठे होंगे तो आपको रिलेट करते हुए बातें बोलनी है। राइट, बिल्कुल। तो जब रिलेट करने के लिए बातें बोलनी है, तो उस समय उनका एक प्रश्न था कि व्हाट वाज दैट, कि आपको क्या लगता है कि फॉरएवर में लाइक लंबे समय टिके रहने से फायदे क्या मिलता है। उनका एक प्रश्न था, तो मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा फायदा मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैंने मिकलॉस बर्किस का नाम लिया था उस समय। बहुत बढ़िया। उस समय मैंने उन्हें बताया कि लाइक देखिए क्या हुआ कि मिकलॉस बर्किस ने 93 या 94 में बिजनेस शुरू किया था। अच्छा। और जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस शुरू करने से पहले वो एक सर्कस में क्लाउन थे। अब क्या हुआ सर कि जब वो बिजनेस में आए, उन्हें बिजनेस बड़ा अच्छा लगा, उन्हें धीरे धीरे अच्छे चेक्स और बिजनेस बढ़ाना शुरू किया, और वो सफायर हो चुके थे, सफायर डायमंड। जब वो सफायर डायमंड थे, 2008 या 9 का सिलसिला है सर,
तो उस समय क्या हुआ सर कि रशिया में एक घटना हुई। एक कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा अभी यहाँ पर, इंटरनेशनल ब्रांड है बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उस कंपनी में एक कपल था, मिस्टर एंड मिसिज अटीला। अच्छा, राइट। तो मिस्टर एंड मिसिज अटीला जो है उस कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर थे, इंटरनेशनल बिजनेस था उनका। तो उन्होंने अचानक क्या किया, उन्होंने अपने बिजनेस को रशिया में बढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि वो कंपनी रशिया में बिजनेस नहीं करती थी। अल्टीमेटली क्या हुआ सर कि रशिया में जब उस कंपनी को पता चला तो उन्होंने पहले मिस्टर एंड मिसिज अटीला को वार्निंग दी। वो अपना ट्रक भर भर करके सामान ले जाते थे पूरा का पूरा, और वहां लोगों को सेल करते थे, बड़ा बिजनेस बढ़ाने लगे। तो अल्टीमेटली उस कंपनी ने उस कपल को टर्मिनेट कर दिया। अब टिके रहने का फायदा देखिए सर क्या हुआ कि मिकलॉस को ये बात पता चली, और मिकलॉस ने बिना मौका गवाए मुलाकात कर ली इस कपल से। अच्छा, उस कंपनी में आप ये मानिए कि वो उतने बड़े लेवल पर थे कि मैं अगर तुलना भी करने पर आऊं तो उनकी डायरेक्ट में करीब फॉरएवर से कंपैरिजन करते बता रहा हूं, उनकी डायरेक्ट में करीब 100 स्टोरिंग मैनेजर थे। क्या बात, इतना बड़ा उनका नेटवर्क था उस कंपनी में। हाँ। तो जैसे ही मिकलॉस को ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत उनसे अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद क्या हुआ कि वो पूरा टाइम उनको लगा होगा, पता नहीं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने की होगी बिजनेस प्लान को बताने के लिए, वो एक ही बार की होगी। आप भी जान रहे होंगे इस बात को। सही बात है। सूर्य सिन्हा को बिजनेस प्लान बताने के लिए अरुण सुराना जी ने एक ही बार मेहनत की होगी, उसके बाद तो फॉलो भी किया होगा ज्यादा। जैसा आप कहते हुए मैं समझ सकता हूँ कि फिर प्लान दिखाने की जरूरत अरुण सुराना जी को नहीं थी, फिर तो आप खुद अपने आप अपने प्लान को दिखा सकते थे। तो मिकलॉस वर्किस ने उनको प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद इस कपल ने हिस्ट्री क्रिएट की। 1 साल के अंदर डायमंड बना था ये कपल। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही चीज मैं आपसे बताना चाह रहा था पंकज जी, कि जो अभी आपने मिकलॉस का जो एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल क्या बेटर नहीं है बाकी दूसरे एग्जांपल से? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, 100%। तो हम लोगों जो फॉरएवर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो इन्हें क्या ये नहीं करना चाहिए कि बाहर के एग्जांपल्स ढूंढने के बदले हमारे फॉरएवर में ही जो एग्जांपल्स हैं, जो वर्ल्ड में जो है, अभी ऐसे ने मिकलॉस का दिया, हम ऐसे एग्जांपल्स प्रेजेंट करें और लोगों को मोटिवेट करें, लोग ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल पक्का सही कह रहे हैं सर आप, है ना? हाँ, अच्छा। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। अभी आपने भी इस बात को माना कि फॉरएवर इज द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं भी कहता हूं फॉरएवर इज द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन द वर्ल्ड। मैं तो फॉरएवर की तुलना में किसी को मानता ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे रगों में भी, विश्वास मानिएगा पंकज जी, मैं आपको आज एक बात बता रहा हूं, जिस तरह से आपकी रगों में फॉरएवर है ना, ठीक इस प्रकार मेरी रगों में इस वक्त फॉरएवर है। समझे ना? इस वक्त यदि कोई मेरा ऑपरेशन करेगा ना, तो सिर्फ फॉरएवर ही निकलेगा और कुछ नहीं। मैं जानता हूं, चीर फाड़ करेगा ना, चीर फाड़, हर जगह पे हर एक हड्डी बोल रही होगी, हर एक वो सब कुछ मेरे शरीर का ना एक अंग बोल रहा होगा फॉरएवर। रोम रोम से आवाज आ रही होगी फॉरएवर ही है, फॉरएवर। क्योंकि मैंने फॉरएवर को इतना महसूस किया है, और फॉरएवर ने वाकई में मेरी जिंदगी को बदला है। और सिर्फ मेरी जिंदगी को नहीं बदला, सबसे बड़ी खुशी किस बात की है कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनकी जिंदगी को बदला है। मेरी टीम में अनगिनत लोग करोड़पति बन चुके हैं। मेरी टीम में अनगिनत लोग जो बिल्कुल साधारण थे, उनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं। तो क्यों ना मैं फॉरएवर को महत्व दूं, क्यों ना फॉरएवर का नाम लूं। फॉरएवर मेरी रगों में इसीलिए प्रवेश कर चुका है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। मैंने देखा है कि मैं भी कहता हूं फॉरएवर इज द बेस्ट। ये बेस्ट होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि कुछ फॉरएवर के लीडर्स एक फॉरएवर में सफलता पाने के बावजूद भी वो दूसरी कंपनियों में क्यों चले जा रहे हैं? सर देखिए क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि वो जो है ना, कहते हैं एवरी ग्लिटर दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो कई बार क्या होता है, लोगों को एक ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हाँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो कई बार लोगों को गलत फहमी हो जाती है सर। और होता क्या है सर, मैं एक ही बात मैं तो जानता हूं सर, आप भी जानते हैं इस बात को। मेरे 16 वर्ष के कैरियर में बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोगों को मैं जानता हूं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं। एक्चुअली सर क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा एक अपना अनुभव है सर। एक गंदी बात कहने जा रहा हूं, मुझे माफ करिएगा। कभी एक नेटवर्क मार्केटिंग एक बंदे ने कहा था कि सर देखिए, हम तो 3 काम करते हैं। उसकी अप्रोच थी 3 C पे काम करते हैं। और ये मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। वो कहते हैं पहला काम हम करते हैं C, मतलब कन्विंस करते हैं। अगर बंदा कन्विंस हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तो दूसरा काम करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। और तीसरा काम करते हैं,
करप्ट करते हैं। बोले मतलब मैं आपका जो प्रश्न है उसी पर आ रहा हूं कि मैंने देखा है कि ऐसा नहीं कि फॉरएवर में बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं, गिने चुने लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कभी फॉरएवर को छोड़ा। लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं सर, और मैं इस बात को दिल से कह रहा हूं आपसे, अगर आपको या जितने भी लोग इस समय दर्शक हैं या आने वाले भविष्य में, मेरा एक चैलेंज है, मुझे एक बंदा दिखा देना सर जिसने फॉरएवर में कभी भी किसी मकाम को छोड़ा हो और उसका दूसरी जगह जाके वो सफल हो गया। एक नहीं है, सिंगल भी नहीं है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोग आपको बताने वाला हूं सर, बता सकता हूं जिन्होंने फॉरएवर छोड़ा, बल्कि नाम नहीं बता सकता, सॉरी मुझे माफ करिए, सही नाम चाहिए भी नहीं, सही बात। जिन्होंने फॉरएवर छोड़ा, दूसरी जगह पर गए, वहां पर कुछ उनके हाथ नहीं लगा और वो वापस आ गए। और ऐसे भटक रहे हैं आप, कुछ तो अभी भी भटक रहे हैं। हाँ। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भटक रहे थे, आज भी भटक रहे हैं। तो पॉइंट ये है सर कि देखिए फॉरएवर बेस्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं फॉरएवर बेस्ट है, ये हम सब जानते हैं इसलिए क्योंकि हम उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और जो बातें मैंने आपको बोली वो सब एग्जैक्टली लागू होती हैं। तो फॉरएवर छोड़ करके जाने वाले लोगों को मुझे उन पर हंसी आती है एक्चुअली सर। जब कोई बंदा फॉरएवर, ऐसा नहीं सर मेरी टीम में कुछ लोग गए, लेकिन मुझे हमेशा उन पर हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि जहां से फॉरएवर को मैं देख रहा हूं सर, शायद या तो वहां से देख नहीं पाए, या वो जो अभी बोला हमने कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, उनको लगता है कि नहीं यार ये तो सोना है शायद यहाँ पर। अच्छा, फिर वो इस तरह की, उनको मैंने कहा ना सी फॉर कन्विंस, सी फॉर कंफ्यूज और सी फॉर करप्ट, तो वो करप्ट करते हैं फिर लास्ट में आकर के, करप्ट होकर के फिर जाते हैं, जाकर के उन्हें लगता है नहीं भाई ये तो बेकार का हो गया मामला, देन दे स्टार्ट कमिंग बैक। एंड ऐसे बहुत सारे नाम है, मतलब जितने लोग गए हैं उनमें से आपको बता दें बहुत सारे नाम भी हैं जो वापिस आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपने इतना खूबसूरती से ये जवाब दिया। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा जो भी यहाँ मौजूद हैं, मैंने कहा आप लोगों को फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबको कह रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत गौर से सुनिए। पंकज जी ने कितनी खूबसूरती से समझाया कि जब तक आप उनसे नहीं जुड़ेंगे, पहले वो आपको कन्विंस करेंगे, कोशिश करेंगे आपको कन्विंस करने का, और यदि आपको कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है फॉरएवर की प्रोडक्ट अच्छी है, फॉरएवर का मार्केटिंग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जब वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो अपना सेकंड जो वो पैदरा है वो अपनाएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के बाद उनका, यदि आप कंफ्यूज भी नहीं हो पा रहे हैं तो अपना थर्ड अंतरा वो करते हैं, वो आपको करप्ट करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, फॉरएवर फॉरएवर है। याद रखिएगा, यदि कोई ऐसे इंसान आते हैं जो ये पैंतरा अपना रहे हैं, अपने दिमाग को खुला रखिएगा और समझिएगा फॉरएवर इज द फॉरएवर, फॉरएवर इज द बेस्ट, इसकी तुलना में कुछ नहीं है। और यदि कभी कंफ्यूज हो आप फॉरएवर से, तो सिर्फ एक चीज देख लीजिएगा, आज से पहले जितने लोग कंफ्यूज हुए हैं और फॉरएवर छोड़ के गए हैं, तो देखिएगा क्या कोई आज तक एक भी ऐसा शख्स है भारत के अंदर जो कामयाब हुआ है। अगर कामयाब नहीं हुआ है ना, तो याद रखिएगा फॉरएवर छोड़ के जाने का निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जहां पर आज तक बड़े बड़े लीडर जो भी छोड़ के गए, जिन्होंने निर्णय लिया दूसरी कंपनी में जाने का, आज तक कहीं स्टैब्लिश नहीं हो पाए, भटक रहे हैं, तो आप क्या बनेंगे। याद रखिएगा, वो पछता रहे हैं अब, वो कहते हैं जाने के बाद फॉरएवर इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उनका जीवन वहां नहीं सुधरा। पंकज जी, बहुत खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में और फॉरएवर में भी ज्वाइन तो बहुत से लोग करते हैं, देखते हैं ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, मगर बहुत कम लोग क्यों कामयाब होते हैं? एक्चुअली उम्र ने बड़ी सारी चीजें सिखा देती है साहब। और एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर हुए हैं, उन्होंने मुझे एक बात मतलब मुझे नहीं बोली थी, एक ट्रेनिंग सेशन में एक बात बोली थी उन्होंने कि सफलता और असफलता इनका कोई परसेंटेज नहीं होता सर असल में। राइट, 100% है। अगर कोई सफल है तो 100% है, असफल है तो 100% है। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल समझते हैं सर बहुत सारी चीजों से। एक क्लास में अगर आप गौर से देखोगे सर, सपोज 100 बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि सारे पास हो जाते हैं, फेल तो वहां भी होते हैं। अच्छा, जब जो बच्चे फेल होते हैं और जो बच्चे पास होते हैं, क्या टीचर ने अलग अलग पढ़ाया था? 100 बच्चों की क्लास में टीचर ने सबको एक पढ़ाया। बिल्कुल, टीचर ने वही बुक खोली, टीचर ने वही टाइम लगाया, ठीक है, टीचर ने वही सब कुछ पढ़ाया 100 के 100 बच्चों को। पर ऐसा क्या हुआ, कुछ बच्चे फेल हो गए सर। वो फेल होने के पीछे कारण रहा उनके एफर्ट्स की कमी, उनकी एकाग्रचित्त होने की कमी,
उनका अपने टारगेट को लेकर के उसको फुलफिल करना ही कमी। मैं उनको दोष नहीं दे रहा था मैं, लेकिन ये भी नहीं कह रहा उनका भाग्य खराब था, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा उनका भाग्य खराब था, राइट। देन अगर आप गौर से देखो सर, सपोज उस क्लास में 100 में से ऑन एन एवरेज 25 बच्चे फेल हो गए, 75 बच्चे पास हुए, क्या सबकी फर्स्ट डिवीजन आती है? सही बात है। कुछ की थर्ड डिवीजन आती है, कुछ की सेकंड आती है, कुछ की फर्स्ट डिवीजन आती है, राइट। अब अंतर क्या हुआ, जो थर्ड डिवीजन जिसकी आई उसने सेकंड डिवीजन वाले से थोड़े कम एफर्ट्स किए, जिसकी सेकंड आई उसने फर्स्ट डिवीजन वाले से कम एफर्ट किया, और जिसकी फर्स्ट डिवीजन है उसने सबसे ज्यादा एफर्ट किए। फिर वन सेकंड देखिए उस क्लास में 3 बच्चे ऐसे होते हैं इनकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन आती है, इन्होंने ऑफ कोर्स सीधी सी बात है उन बच्चे 97 बच्चों से ज्यादा एफर्ट्स किए। तो ये सर एक परंपरा है। तो यहाँ पर फेल और पास का पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं एक बात को दावे से कहता हूं कि हर जगह जाकर के देखिए सक्सेस का रेशो आप पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, आंकड़े बताते हैं सर, दुनिया में 100% बिजनेस में से 70% बिजनेस फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं। अगर आपने कोई शॉप खोली, आप जैसे मतलब 100 बिजनेस खुले तो 100 में 70 बिजनेस पहले साल फेल हो जाते हैं। बच्चे कितने रह गए? 30। जो 30 बिजनेस हैं इसका 50% बिजनेस यानी बच्चे 30 में से 15 बिजनेस जो हैं वो अगले 2 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। फिर बच्चे कितने रह गए? 15। मैं मेरे आंकड़े नहीं दे रहा सर, ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े हैं। बच्चे 15 बिजनेस 3 साल में आके BEP पर आते हैं, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर आते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो ये बिजनेस हो गया। अब बात करते हैं नौकरी की सर, क्योंकि लोगों को समझ आती है ना चीजें कंपैरिजन करने से। नौकरी की आप बातें करें सर, क्या हर व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन कर लिया नौकरी लग जाती है सर? क्या मेरे ख्याल से तो नहीं लगती सर। ग्रेजुएट क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया क्या नौकरी लग जाती है? आपको बताता हूँ सर, 2 आंकड़े देता हूँ सर। अभी यूपी पुलिस ने हाल ही में 62 वैकेंसीज निकाली मैसेंजर की, यानी पियोन की। अच्छा, पियोन की वैकेंसी के लिए मैं जानना चाहूंगा, वैसे तो मुझे पता आप जवाब नहीं दे पाएंगे, दिल से बोलिएगा, आंसर मुझे पता हाँ या ना में से एक होगा। क्या आप में से कोई यूपी पुलिस में पियोन बनना चाहेगा? मैं जानता हूँ 100% लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है सर, 93,000 बच्चों ने अप्लाई किया। कितनी पोस्ट कितनी थी? 62 पोस्ट के लिए 93,000 सर। 93,000 नहीं, बाप रे बाप। यानी करीब करीब, अगर मैं मैथमेटिकली गलत नहीं हूं तो 1600 बच्चों में से एक को मिलेगी। परसेंटेज निकालिए आप, परसेंटेज निकाल लीजिए कोई भी व्यक्ति। और मजेदार बात सुनिए सर, खतरनाक, सॉरी, इन 93 क्वालिफिकेशन कितनी थी? आ रहा हूं सर, वहीं आ रहा हूं। 93,000 बच्चों ने अप्लाई किया उस जॉब के लिए, इसकी क्वालिफिकेशन 5th स्टैंडर्ड थी। और बच्चे कौन थे सर, सुनेंगे आप? उनमें से 28,000 बच्चा था पोस्ट ग्रेजुएट्स। 28,000 बच्चा था ग्रेजुएट्स। 3,700 बच्चा था PhD ने भी अप्लाई किया रखा था। यस सर। अगर किसी को डाउट के लिए सर, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करने का राइट है मेरे पास क्या? हाँ सर, मैं प्लीज सिखाना चाहूंगा सर आपको। मेरी खबर नहीं है सर ये। हाँ समझ रहा हूँ सर आपको इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है सर ये। ओवर 93,000 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 3,700 PhD होल्डर्स अप्लाई फॉर पियोन जॉब इन यूपी। 3,700 PhD होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स applied for 62 post of messenger UP police. The post requires a minimum eligibility of class 5. Oh my God. तो सर पॉइंट क्या आता है समझने की बात कि लाइक हम जॉब को लेकर के सोचते तो हैं, पर जॉब में रेशो कितना खराब है। 1600 में से एक बच्चे को सफलता मिली। सर आप कितने फॉर्चुनेट है, मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा, सबके लिए कह रहा हूं, कितने फॉर्चुनेट हैं एक ऐसे काम में जहां पर लोग कहते हैं भाई 10 में से एक बंदा सफल हो जाता है। सही बात है। 1600 में से एक बच्चा और 10 में से एक बच्चा, एक बंदा। तो वी आर सच प्रिविलेज एक्चुअली कि आज की डेट में हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ, बेस्ट बिजनेस के साथ, बेस्ट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है सर। एक्सीलेंट आंसर दिया सर आपने। तो इस जवाब को देकर ना आज का सारा जो है ना लोगों के डाउट्स बिल्कुल सब मेरे को लगता है क्लियर कर दिए। मुझे लगता है इस जवाब में ना अब तो कोई क्वेश्चन रखा ही नहीं किसी के दिमाग में। रह गया सर, अधूरा रह गया, मुझे ध्यान आया। बताइए। तीसरी कैटेगरी रहती है सर, हमने जॉब की बात कर ली, बिजनेस की बात कर ली, तीसरी कैटेगरी तो भूल ही गए, प्रोफेशनल्स। सर एक बंदा प्रोफेशनल बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, या बनेगा इंजीनियर, या बनेगा लॉयर। चार ही तो है ज्यादा प्रोफेशनल्स की क्वालिटी सर। क्या एक बंदा ग्रेजुएशन करते ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है सर? नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए 4 साल का अलग से कोर्स करेगा। बिल्कुल सही बात। लॉयर बनने के लिए 4 साल का अलग से कोर्स करेगा।
MBBS बनने के लिए 6 साल का टोटल कोर्स होता है, एंड देन लॉयर, सॉरी व्हाट इज दैट अदर वन, उनके लिए भी 3-4 साल का कोर्स होता है इंजीनियर बनने के लिए भी। अब सर वो अपना क्वालिफाइड डॉक्टर हो गया, क्वालिफाइड सॉरी MBBS हो गया, क्वालिफाइड बीटेक एमटेक हो गया, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब क्वालिफाइड हो गया। क्या सर पहले दिन से प्रैक्टिस करने लगता है ना? नहीं। उसको सर क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसे एक क्वालिफाइड CA के यहाँ एक तरह से नौकरी वाला काम करना पड़ेगा, जो लेस ब्राउन का किस्सा बता रहे थे सर अभी। पानी पिलाना पड़ सकता है, कॉफी बनानी पड़ सकती है सर, ठीक। राइट। अगर वो लॉयर बनना चाहता है तो एक हाईली मतलब जो वेल डिफाइंड एक लॉयर है शहर का, शायद अगर उसे मिल गया मौका तो उसका सबऑर्डिनेट बन के काम करना पड़ेगा 2-3 साल। यानी चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, चाहे वो लॉयर बने, चाहे वो इंजीनियर, करना पड़ेगा पहले 2-3 साल। यानी 6 साल एक लगा दिए, 2-3 साल और लगा दिए, उम्र के 26-28 साल में वो पहुंच चुका है। राइट। तब उसने अपना एक क्लिनिक खोल लिया, अपना एक ऑफिस खोल लिया। क्या पहले दिन से क्लाइंट आ जाते हैं? नहीं आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सक्सेस रेट वहां भी उसी तरह से फंसा पड़ा है। और फिर से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितने बच्चे अप्लाई करते हैं? सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते। कितने बच्चे लॉयर बनने के लिए अप्लाई करते हैं? सारे बच्चे लॉयर नहीं बन पाते। कितने बच्चे MBBS बनने के लिए नहीं बन पाते? कितने लोग एमटेक बनते हैं? नहीं बन पाते। तो सक्सेस का रेशियो सर नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा मैं आपको दावे से कह सकता हूँ नहीं है, बिलीव मी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ सर, कल का एक बड़ा मजेदार किस्सा। कल मैं फेसबुक पर एक बंदे की ना प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था। एक्चुअली फेसबुक पर एक पोस्ट थी मेरी, उसको लेकर के बंदे ने जवाब लिखा। तो वो लिखता है कि चलो सर आप तो सफल हो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं, तो बोले सर आप तो सफल हो लेकिन बाकी लोगों को मत बताओ। उसने अपना कमेंट सेक्शन में डाला। मैं चाहता तो हाइड कर सकता था, मैं चाहता तो डिलीट कर सकता था, बट मैंने उसको जवाब दिया कि मैं इस बात का थोड़ा सा एलोबरेट करवाना चाहूंगा आपसे, कृपया मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। तो उसने कहा साहब आपके फील्ड में 10 में से 5 से 6 लोग पास होते हैं, सफल होते हैं, बाकी बेकार हो जाते हैं। तो मैंने उसे लिखा सर, अगर आपको यकीन ना हो तो जिसको भी डाउट हो मैं अभी दिखा सकता हूँ चैट। मैंने उसको लिखा कि बॉस अभी हाल ही में रेलवेज ने 90,000 वैकेंसी निकाली ग्रुप C और D के लिए, और 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। ठीक, यानी ऑन एन एवरेज 275 में से एक बच्चे को जॉब मिलेगा। सफलता का रेशियो क्या है आप गौर से देख लो। आप 10 में से 5 कह रहे हो, मैं तो 10 में से 1 मान रहा हूं, तो भी आप देख लो। तो सर अल्टीमेटली मैं विश्वास दिला सकता हूं, देयर इज नो कंपैरिजन इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग विद एनी अदर प्रोफेशन और बिजनेस और जॉब। वेरी नाइस पंकज जी, आपने कमाल कर दिया। रियली मैं यहीं से आपके लिए क्लैपिंग करता हूँ। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, एक्सीलेंट जवाब। और मुझे लगता है यहाँ उपस्थित जितने भी दर्शक हैं ना, जो अटेंड कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबके सब खुश होंगे और सब सेटिस्फाई होंगे आपके जवाब से। अच्छा, अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन तैयार किया, मैं रोक रहा हूँ अभी, सॉरी, क्योंकि मेरे दिल का जवाब एक्चुअली ये सवाल ऐसा जो मेरे दिल से छुआ हुआ सवाल है। हाँ बोलिए। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे जवाब हैं एक्चुअली। बोलिए ना, बोलिए। मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की सर। उस प्रेजेंटेशन में मैंने 30 पॉइंट्स लिए, एक्चुअली 15 पॉइंट्स और 15 पॉइंट 2 पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा। मुझे ध्यान है वो प्रेजेंटेशन जब मैंने ली तो एक बार मैं मुंबई में गया था, कंपनी ने इनवाइट किया था, करीब 400 लोग थे उस सेशन में। उसमें सब तरह के लोग थे, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नौकरी पेशा लोग, बिजनेसमैन। सबको मैंने बोला कि मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, इसमें 30 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट्स तो वो हैं जो इन जनरल नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट्स हैं, यानी वो फीचर्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, राइट। लेकिन 15 फीचर्स वो हैं जो एडिशनल हैं फॉरएवर में। मेरा एक चैलेंज है आप सब लोगों को, ये बातें हैं सर 2012 या 13 की, आई एम नॉट श्योर। तो मेरा एक चैलेंज है, मैंने तब बोला था कि आप में से जो भी व्यक्ति ये कह देगा, 400 में से एक भी व्यक्ति, कि मेरे काम में, मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोफेशन में ये 30 के 30 पॉइंट हैं, तो मैं पंकज गुप्ता कसम खा कर कहता हूं, आज की आज फॉरएवर छोड़ दूंगा, आज के आज नेटवर्किंग छोड़ दूंगा और आपके काम में आ जाऊंगा। क्या बात है। अगर आपके काम में वो 30 में से नहीं है 30 के 30 गुण, तो मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज थोड़ा समय जरूर दीजिएगा इस बिजनेस को। क्या बात है। सर 15 पॉइंट पूरे हुए थे उस प्रेजेंटेशन के। मैंने एक सवाल पूछा जो जनरल पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग के, कि आप में से कोई है जिसको लगता है 15 पॉइंट भी है उनके काम में? देयर वाज नो सिंगल हैंड रेज्ड। तो मैंने कहा चलो अब तो इसका मतलब 15 पॉइंट में आपको एडिशनल बताने जा रहा हूं। सो सर वी आर सो ब्लेस्ड एक्चुअली। जिन लोगों को इस बात को समझ नहीं आ रहा है, समझ लीजिए आप सब लोग उस एरा से गुजर रहे हो जिस एरा में कभी कंप्यूटर युग था, जिस एरा में कभी आयरन एंड ओर इंडस्ट्री थी, जिस एरा में कभी टेलीविजन इंडस्ट्री थी, जिस एरा में कभी वाटर बोतल इंडस्ट्री थी, जिस एरा में मोबाइल इंडस्ट्री थी।
अब मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मेरी बात के मर्म को समझिएगा। हर बिजनेस की, हर इंडस्ट्री में एक एरा गुजरा, उस एरा में जो लोग स्थापित हो गए उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, यू आर इन द गोल्डन एरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड यू आर विद द बेस्ट कंपनी कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। पंकज जी, रियली यहीं से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। माय प्लेजर सर। एक्सीलेंट आंसर्स हैं। इतनी खूबसूरती से आपने सभी प्रश्नों के जवाब दिए। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे एफपीओज बैठे हैं। ये एफपीओज कुछ आपसे सलाह चाहेंगे। यदि आपसे सलाह मांगे तो आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे अपने अंत में? सर, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, धैर्य रखिए। इस बिजनेस को करने के लिए धैर्य की जरूरत है। और दूसरा काम बिलीफ रखिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम, इन दोनों के साथ साथ एक्शन में रहिए। अरुण सुराना सर एक स्टोरी सुनाते हैं सर, मुझे बड़ी अच्छी लगती है और वो मैं यहाँ पर बताना भी चाहूंगा, क्योंकि स्पीड मैटर्स। स्पीड ऑलवेज मैटर्स एक्चुअली। कि एक बार की बात है, एक किसान खेत में कुछ काम कर रहा था। जब वो किसान खेत में काम कर रहा था, अचानक एक राहगीर उधर से गुजरा। उसको किसी गांव में जाना था, सपोज उस गांव का नाम हम एक्स कर देते हैं, तो उसे एक्स गांव में जाना था। उसको थोड़ा सा आइडिया नहीं था कितनी देर लगेगी, तो उसने उस किसान को देखा, तो उसने उसके पास जाके बोला कि भाई साहब, मेरे को एक्स विलेज में जाना है, मुझे कितनी देर लगेगी? किसान अपना खेत में काम कर रहा था, उसने इसकी शक्ल देखी और अपना काम करने लगा। तो इसको लगा शायद ये ऊंचा सुनता है, तो इसने थोड़ा तेजी से बोला, भाई साहब मुझे एक्स विलेज में जाना था, कितनी देर लगेगी? इसने फिर अपना काम करते करते फिर ऐसे देखा, फिर काम करने लगा। तो इसे गुस्सा आ गया, इसने इसको जोड़ दिया ऐसे, बोले यार भाई, मुझे उस गांव में जाना, कितनी देर लगेगी, बता नहीं सकता क्या? इसने फिर अपना ऐसे शक्ल देखी, फिर अपना काम करने लगा। ऐसे लगा ये पागल आदमी है, बेकार आदमी है, ये अपना चल दिया। जैसे ये चला तो इस किसान ने एकदम घूम के कहा, 5 मिनट लगेंगी। अभी परेशान हो गया, ये आया बात, बोले भाई साहब बताओ, मैंने आपसे प्यार से पूछा, आपने नहीं बताया। मैंने थोड़ा तेजी से पूछा, आपने नहीं बताया। मैंने आपको हिला करके झिंगुजोर करके पूछा, तब आपने नहीं बताया, और अब आप मुझे बता रहे हो। तो बोले भाई तेरी स्पीड भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो स्लो चलेगा तो मैं बताता 10 मिनट लगेगी, तेरी स्पीड में समझ में आए तो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। तो स्पीड दैट मैटर्स एक्चुअली। तो मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहला काम है धैर्य रखिए, दूसरा बिलीव रखिए, तीसरा एक्शन, और चौथा स्पीड। आज की डेट में आपका स्पीड को पकड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में वो समय आ गया, जैसे मैंने कहा ना, गोल्डन एरा है नेटवर्क मार्केटिंग का, गोल्डन एरा है फॉरएवर लिविंग का। तो आपको इस समय आपको स्पीड पकड़नी होगी। आप अगर आज की डेट में एक प्लान दिखाते हैं तो 2 दिखाइए, 2 दिखाते हैं तो 4 दिखाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। और आप यकीन मानिए, इस समय का दौर लाजवाब दौर है। कोरोना ने, लॉकडाउन ने सर बहुत सारे आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो इस समय परेशान हैं, वो आपके लिए एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एसोसिएशन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट पंकज जी, आपने जो लास्ट में जो आपने झटका मारा ना, जवाब का बहुत सॉलिड रहा। पंकज जी, आज का दिन बेहतरीन रहा, रियली बहुत बढ़िया रहा। आपने अपने कीमती समय को निकालकर आप हम लोगों के बीच में आए, इसके लिए रियली मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और विनर्स ट्रैक परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूंगा आगे भी आप कभी समय मिले तो हम लोगों के बीच में आते रहा करें, हम लोग ऐसे ही बातें करते रहें और ऐसी बातें कर करके कुछ सवाल जवाब के द्वारा लोगों को सिखाते रहें, लोग भी सीखते रहें, लोग भी आगे बढ़ते रहें। So nice of you, sir. In fact, I am so blessed actually. And if you give me permission for a story to share, Sure, it's one of my favorite story. I always generally share actually. हाँ जरूर। जब आप इतनी बड़ी टीम के साथ हम बैठे हुए हैं सर, हमने एक स्टोरी सुनी है सर, स्पीड पर ही है वो भी। और मैं बचपन से उस स्टोरी में कभी भी उसके जो एसेंस को कभी मैंने माना नहीं सर। वो स्टोरी को जिस तरह से आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। राइट। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी सर। और कछुआ खरगोश की कहानी में बोला जाता है कि साहब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैंने हमेशा कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। मेरा मानना है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ जीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कछुए की किस्मत अच्छी थी सर कि खरगोश सो गया, खरगोश कॉन्फिडेंट हो गया। खरगोश नालायक था, आलसी था, कामचोर था। नहीं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और आज की डेट के लोग आलसी नहीं है, कामचोर नहीं है सर। मैं वही आलसी था। हाँ, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट।
आकलन किया था, तो खरगोश हो गया ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो हर हालत में कछुआ हार जाता। तो मेरा सार क्या है सर, मैं उस सार पे आना चाहूंगा जो मैंने इस कहानी से एसेंस लिया था। वो ये था कि इफ यू आर स्लो एंड स्टीडी, वेदर यू विन और नॉट, बट यू विल रीच योर टारगेट। राइट। अगर आप निरंतर चलते जा रहे हो, बेशक स्लो है, तो आप अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे जरूर। पर सर मैंने इस कहानी को आगे पढ़ा, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये कहानी 4 पार्ट में है। हुआ क्या सर कि जब खरगोश अपने घर पहुंचा, उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने उसको गालियां दी। तूने समाज में खरगोश प्रजाति का नाम खराब कर दिया, तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, कछुए से हार के आ गया, शर्म नहीं आई तेरे को? वो अब खरगोश के अंदर का वो जो था ना, खरगोश जागा एक्चुअली। तो उसने कहा यार ये तो वाकई गलती हो गई। उसने कछुए को चैलेंज कर दिया और कछुए को चैलेंज करा। तो कछुए को चैलेंज करते समय इस बार वो सोया नहीं और वही हुआ, कछुआ हार गया। तो ये दूसरी कहानी, इसका एसेंस क्या है सर, कि अगर आप अपनी क्षमताओं पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो आप हार नहीं सकते हो सर। जीत हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई सर। क्या हुआ कि कछुआ अब अपने घर पे पहुंचा, तो उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने उसकी मजाक उड़ानी थी। अबे हमें पता था तू तो इसलिए जीत गया, खरगोश सो रहा था, वरना तेरी औकात है कछुए। हम भी कहते हैं ना, हमारे भी तो हमें लोग ऐसी टॉर्चर करते हैं, तेरी औकात है, तू बनेगा मैनेजर। तो उसको उन्होंने, कछुए को जब कहा, तो कछुए ने थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस चालू किया और थिंकिंग प्रोसेस के बाद उसने अगेन चैलेंज कर दिया खरगोश को। क्या करना चाहिए सर खरगोश को चैलेंज? मेरे ख्याल से नहीं, पर उसने चैलेंज कर दिया। उन्हें चल बेटा अब की बार आया। तो अब की बार क्या किया सर उन्होंने कि खरगोश ने और कछुए ने जब स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुए, मेरे हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो कुछ ऐसा हुआ कि सर यहाँ जो मेरा आपको ये दिखाई दे रहा ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी एक पॉइंट था जहां से शुरुआत हुई। जैसी ट्रिगर जब दबा, रेस शुरू हुई, तो खरगोश और कछुए दौड़ पड़े। तो इस वाले पॉइंट तक खरगोश आकर के रुक गया। यहां थी नदी, खरगोश को तैरना नहीं आता था। अब कछुआ धीरे 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 आया और नदी पार करके, नदी के पार था विनिंग पॉइंट, कछुआ जीत गया। अब इस थर्ड कहानी का क्या सारांश है कि ऊपर वाले ने हर किसी इंडिविजुअल को एक निहित शक्ति दी है, हर किसी को दी है वो शक्ति। वो सूरज सिन्हा जी के अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, इस रूम में इस समय 310 लोग बैठे हैं, वो सबके अंदर है। हर किसी व्यक्ति को शक्ति दी है, पहचानना है उसको। जिसको कछुए ने बैठ करके पहचाना, उसने अपने आप को थिंकिंग प्रोसेस में ले जाकर के पहचाना और उसने कहा मेरे पास एक ऐसी ताकत है जो खरगोश के पास नहीं है। यानी कि अगर आप अपने उस हिडन पोटेंट को पहचान लें तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। तीसरी कहानी का सारांश है। पर कहानी आखिरी क्या है वो सुनिएगा सर। अब 3 रेस हो चुकी थी, खरगोश और कछुआ दुश्मन नहीं रहते, दोस्त हो गए थे। तो अब की बार क्या हुआ सर कि स्टार्टिंग पॉइंट से नदी तक खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठा, स्टार्टिंग पॉइंट से नदी में कछुए की पीठ पर खरगोश बैठा, और जैसी नदी पार हुई तो फिर से खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठा और दोनों एक साथ विक्ट्री पॉइंट पे पहुंचे। इस कहानी का सार बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इफ यू आर वर्किंग विद ए टीम, तो अलग अलग लोगों का पोटेंशियल, अलग अलग लोगों की हिडन टैलेंट, वो आपके साथ काम आ सकते हैं। बिल्कुल। इस समय जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, हम अगर अपनी टीम में जाकर के ढूंढे, सबसे पहले अपने टैलेंट को देखना है, अपने अंदर उस हिडन टैलेंट को पहचाने और फिर अपनी टीम में जाकर के ऐसे लोगों की टीम अगर डेवलप करें जिनके अंदर वो हिडन टैलेंट है, तो आई कैन टेल यू वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स एंड वी ऑल कैन मेक द ग्रुप Winners Trek Parivar the most successful group. I know that is already most successful group in India and even in the world, but more successful actually in forever. So these words I am just taking goodbye from you. मेरी तरफ से जो भी अच्छा लगा हो सर उसको लेकर के जाइएगा, जो आपको ना पसंद आया उसको तुरंत डिलीट कर दीजिएगा आप सब लोग। और मैं कामना करता हूं कि आप सब लोग इस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रगति लें, बहुत ऊंचाइयां छुएं और प्रभु आपको जितना आशीष दें वो ज्यादा से ज्यादा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से शुभकामनाएं सर, आपकी तरफ से इजाजत है। तो मैं थैंक यू वेरी मच पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम जरूर अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर हम अपने इसी प्रोग्राम में नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में फिर मिलेंगे, एक सही कामयाब एक लीडर के साथ। तो तब तक के लिए आप सबको
मेरा नमस्कार और कहना चाहूंगा जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।